आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर। बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार यासीन भटकल को थोड़ी देर में मोतिहारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसा कि ये एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी यासीन भटकल को मोतिहारी कोर्ट में अब से कुछ ही देर के बाद पेश किया जाएगा। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक है यासीन भटकल और एनआईए इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों लश्कर के बम मशीन कहे जाने वाले मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए भटकल की गिरफ्तारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बताया जाता है कि भटकल के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने भी एनआईए को कुछ सुराग दिए थे, जिनके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है और मोतिहारी कोर्ट में अब से कुछ ही देर के बाद पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यासीन भटकल को दिल्ली आया जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता विनायक प्रसाद मेरे साथ फोन लाइन लाइव मौजूद है। विनायक प्रसाद मेरे साथ। विनायक, मोतिहारी कोर्ट में कब पेशी होगी यासीन भटकल की? राशिद, अभी तो उनकी पूछताछ चल रही थी रक्सौल में थोड़ी देर पहले, जहां पर कि आईबी के लोग मौजूद थे, एनआईए और खासतौर पे आपको दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की टीम मौजूद थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तो फिलहाल दिल्ली में, लेकिन एडीजी हेडक्वार्टर रक्सौल में थे। उनसे गहन पूछताछ की गई है और खासतौर पर टुंडा की गिरफ्तारी के बाद जो सुराग हाथ लगे थे वो यासीन भटकल की गिरफ्तारी में एक महत्वपूर्ण उसकी कड़ी जुड़ रही है। और यासीन भटकल ने जो पूछताछ में अभी जो खुलासा किया है उसमें और भी कई नाम जुड़ रहे हैं, जिनमें कि सीमांचल इलाके में वैसे जिले हैं जहां पर कभी उनके छुपे होने की आशंका है। यानी यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद और भी कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां बिहार से मुमकिन, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मोतिहारी कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जैसा कि मोतिहारी एसपी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जहां पर कि मीडिया के लोग रूबरू होंगे और यासीन भटकल भी बाकायदा उसमें मौजूद रहेगा, जो मोतिहारी पुलिस कह रही है। और फिर उसके बाद मोतिहारी कोर्ट में उसकी पेशी होगी और पेशी के तुरंत बाद जो संभावना है कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पे तो लेना ही लेना है, उसके बाद फिर उन्हें दिल्ली लेकर के उनकी रवानगी वहीं से मुकर्रर कर दी जाएगी। दूसरा मुझे बताइएगा, असदुल्ला और फादी जिस साथी को यासीन भटकल के साथ गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ डिटेल मिल पाई है? देखिए, चूंकि यासीन भटकल का नाम उस समय से आ रहा था जब फसीह महमूद गिरफ्तार कर लिया गया था गल्फ इलाके से, और गल्फ एरिया में फसीह महमूद की गिरफ्तारी हुई थी। और राशिद, मैं बताना चाहूंगा कि फसीह महमूद की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे, कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आए थे, कई ऐसे महत्वपूर्ण सुराग। श्री विनायक प्रसाद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी मैं जुड़ूंगा। विनायक प्रसाद ने जो अभी तक की जानकारी दी है उसे मैं अपडेट करना चाहूंगा अपने दर्शकों को। जानकारी यह है कि अभी फिलहाल रक्सौल में रख करके यासीन भटकल के साथ पूछताछ की जा रही है। एनआईए के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं, बिहार पुलिस के वहां पर लोग मौजूद हैं और रक्सौल में पहले ये पूछताछ की जाएगी, उसके बाद मोतिहारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के दिल्ली आया जाएगा यासीन भटकल को। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा, ये देखते हैं। कल रात में यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है और अभी बिहार पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। अभी तक तो इतना ही है, लेकिन वो पकड़ा गया, ये बात सही है। हम आपको दिखा रहे हैं भटकल के गुनाह की तस्वीरें, जिसमें सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। आतंक की ये तस्वीर आपके सामने है। 2008 का साल था और 13 मई की तारीख दिन था बुधवार। जयपुर में 63 लोगों की मौत हुई, गुलाबी नगरी दहल गई। उसके बाद तारीख आई 13 सितंबर 2008 की। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, 21 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में, दिल्ली के 12 खंबा रोड पर, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में सीरियल बम धमाके होते हैं। 13 सितंबर की शाम, दिन था शनिवार और दिल्ली के लिए वो ब्लैक सैटरडे कहा गया था। इसके अलावा जुलाई का महीना था, अहमदाबाद में धमाका होता है, 29 लोगों की मौत होती है। और ये एक ऐसा धमाका था, आपको याद होगा, अगले ही दिन सूरत में कई जगह पर पेड़ों पर बम लटके हुए पाए गए थे। पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट 2011 का मामला है। 13 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइंस डे की तैयारियों में कई लोग लगे हुए थे और उस जश्न में कई लोग लगे हुए थे। उसके ठीक एक दिन पहले का मामला है। 6 और तस्वीरें देखिए आप। आतंक का भटकल तो हाथ आ गया, लेकिन उसका किन किन धमाकों में हाथ रहा है, हिंदुस्तान को दहलाने में हाथ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2010 में बेंगलोर के धमाके में, बोधगया के 2013 के अब से कुछ महीने पहले के ब्लास्ट में, 2010 के वाराणसी ब्लास्ट में, पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट, नई दिल्ली जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और जयपुर का 2008 का धमाका।
अब्दुल करीम टुंडा के बाद यासीन भटकल की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आतंक के 2 सौदागरों की गिरफ्तारी से खुफिया एजेंसी के हौसले बुलंद हैं। टुंडा की निशानदेही पर यासीन की गिरफ्तारी हुई है और अब देश को इंतजार है दाऊद की गिरफ्तारी का। कहा यह जा रहा है कि आतंक का दायां हाथ तो काट दिया गया, उसके बाद आतंक का जो मास्टरमाइंड है यासीन भटकल, उसे भी गिरफ्त में ले लिया गया। लेकिन वो दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश करता चला आ रहा है, आखिर उसके गिरेबां तक हिंदुस्तानी एजेंसीज के हाथ कब पहुंचेंगे? 93 मुंबई हमलों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम तक कब पहुंचेगा हिंदुस्तान का हाथ? चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये यासीन भटकल असल में है कौन। इंडियन मुजाहिदीन के साथ इसका किस तरीके का संबंध है, रियाज भटकल के साथ, इकबाल भटकल के साथ इसका किस तरीके का संबंध है। 1973 में जन्मा यासीन भटकल मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। उसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई अंजुमन हमीए मुस्लिमीन नाम के मदरसे में हुई। 1980 के दशक की शुरुआत में वो पुणे आ गया था, जहां वो शाह बंदरी भाइयों के नाम से कुख्यात रियाज और इकबाल भटकल के संपर्क में आया। इन दोनों भाइयों ने इंडियन मुजाहिदीन की नींव रखी थी। माना जाता है कि इस समय दोनों भाई देश छोड़ चुके हैं और भटकल ही इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर है। यासीन को तकनीक का प्रयोग करना पसंद नहीं, इसके बजाय वो परंपरागत तरीकों जैसे भेष बदलने वगैरह में माहिर है। एक बार यासीन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 2008 की बात है जब कोलकाता पुलिस ने उसे फर्जी नोटों के एक मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन 1 महीने जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई। पुलिस को उस समय भटकल के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं थी। उस समय यासीन ने खुद को बिहार के दरभंगा में रहने वाला मोहम्मद अशरफ बताया था। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भटकल की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता बताया है और साथ ही साथ रुपए की गिरती कीमत को लेकर के और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने कई बातें कही है। हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इसमें काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इससे आतंकवाद को रोकने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यासीन भटकल एक आतंक के क्षेत्र में, आतंक की दुनिया में एक बड़ा नाम था और उनकी गिरफ्तारी से बहुत चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा भारत में आतंकवाद को रोकने में। भटकल की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन ह्यूण का कहना है कि पहले टुंडा और फिर भटकल की गिरफ्तारी के बाद आतंक पर लगाम लगाने में कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके गिरफ्तारी से फायदा तो होगा, लेकिन गिरफ्तारी सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, स्लीपर सेल्स आए हुए हैं और ये स्लीपर सेल्स कंट्रोल होते हैं बाय अ वेरी गुड फॉर्मेशन। एक उसका लीडर होता है जो कि इसमें आप जानते हैं कि यासीन भटकल था और बाकी स्लीपर सेल्स चारों तरफ फिर रहे हैं। अब कोई ऐसा ही आंख बंद करके बैठा होगा जो कि ये देख नहीं सकता कि नेपाल से सबसे ज्यादा हो सकता है जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, पंजाब बॉर्डर से भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। ये कंट्रोल करते हैं और स्लीपर सेल आपने इसको यासीन को पकड़ लिया तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हैं वो उसके ऑपरेटिव्स जो हैं वो हैं हिंदुस्तान में और हर एक जगह ये फैले हुए हैं, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक। तो हमें देखना है कि किस तरीके से वो बॉर्डर के ऊपर, नेपाल बॉर्डर के ऊपर कैसे हमने उनको रोकना है। यासीन भटकल वो नाम जो देश के 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है, चाहे वो 2010 का चिन्ना स्वामी स्टेडियम का धमाका हो, पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट रहा हो। इसके अलावा भी कई मामले में ये शख्स, हिंदुस्तान की पुलिस इस शख्स को तलाश रही थी पिछले कई सालों से और एक बड़ी कामयाबी है एनआईए के लिहाज से। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।